Hello everyone. Today we will discuss internal checking of cash sales in a big store. आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़े स्टोर में नकद बिक्री की आंतरिक निरीक्षण की पद्धति। कि एक बड़े स्टोर में हम नकद बिक्री के लिए आंतरिक निरीक्षण की कौन सी व्यवस्था का सुझाव देंगे। देखिए, ऐसी संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां डेली कैश सेल्स के जो ट्रांजैक्शन होते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं, वहाँ गबन या छल कपट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन एरर्स और फ्रॉड्स को रोकने के लिए इन संस्थाओं में कैश सेल्स के संबंध में आंतरिक रोक की व्यवस्था आवश्यक होती है। अगर हम नकद बिक्री की बात करें तो नकद बिक्री हमारी निम्न प्रकार की होती है। जैसे दुकान पर बिक्री। अधिकतर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उनमें कुल बिक्री का अधिकांश भाग दुकानों पर नकद बिक्री के रूप में होता है, जो संस्था के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इससे एरर्स और फ्रॉड्स की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। इसे रोकने के लिए एक बड़े व्यावसायिक संस्थान में आंतरिक निरीक्षण की निम्न व्यवस्था फॉलो की जाती है। जहां दुकान पर बिक्री होती है वहां विक्रेताओं की नियुक्ति की जाती है। हर बड़े व्यापारिक संस्थान जो होते हैं वो दुकान पर बिक्री के लिए आवश्यकता अनुसार विक्रेताओं की नियुक्ति करते हैं, जो ग्राहकों को माल दिखाते हैं और माल बेचते हैं। मतलब ग्राहकों को माल दिखाने से माल बेचने तक का कार्य वही करते हैं। इसके बाद जब कस्टमर किसी माल को पसंद कर लेता है तो उसे जो सेलर हमने रखा है वह उस माल की क्या क्वालिटी है, क्या उसका रेट है, ये सारी चीज़ लिखकर उसको एक स्लिप देता है, जिसको हम कैश स्लिप या विक्रय रसीद कहते हैं। फिर उसके बाद ग्राहक जो विक्रय रसीद प्राप्त करता है उसे जो बीजक का एजेंट होता है उसको दे देता है। बीजक एजेंट विक्रय रसीद में लिखी हुई माल की क्वालिटी, उसका रेट, उसके अकॉर्डिंग एक बीजक प्रिपेयर करता है, जिसकी 3 फोटो कॉपीज़ होती हैं, प्रतिलिपियाँ। तो बीजक प्रतिनिधि क्या करता है, उनमें से 2 कॉपीज़ तो कस्टमर को देता है जो अलग अलग कलर की होती हैं, और जो थर्ड स्लिप होती है उसको अपनी जो रसीद बुक होती है उसमें फ्यूचर में रेफरेंस के लिए सेफ रख लेता है। ग्राहक इस बीजक की दोनों कॉपीज़ को जो कैशियर होता है उसके पास ले जाता है। कैशियर बीजक में लिखे अमाउंट का भुगतान लेकर, उसका पेमेंट लेकर, इसमें से जो पहले बीजक होता है उस पर पेड का स्टाम्प लगाकर ग्राहक को रिटर्न कर देता है, और दूसरी जो कॉपी होती है उसको अपनी फाइल में लगा लेता है, और उसे बाद में जो लेखा विभाग होता है उसको भेज दिया जाता है। फिर क्या होता है, ग्राहक जो पेड की मुहर लगा बीजक है उसको माल का जो डिलीवरी करने वाला व्यक्ति होता है उसको दिखाकर अपना माल रिसीव कर लेता है। डिलीवरी करता इस बीजक पर जो उसका प्रिंट वैल्यू अंकित मूल्य और नंबर है उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेता है। संस्थान के बंद होने से पहले जो पूरे दिन में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका विक्रेता, जो रोकड़िया कैशियर होते हैं, और जो माल सुपुर्द करने वाला डिलीवर होता है अपना अपना स्टेटमेंट बनाते हैं और लेखा विभाग को सेंड कर दिया जाता है, जहां पर इनकी जांच होती है। उसके बाद जो प्रमुख रोकड़िया होता है, रोजाना की जो भी टोटल सेल्स होती है उसमें से जो डेली एक्सपेंसेस हो जाते हैं उन एक्सपेंसेस को सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करके उसको घटा के बाकी जो राशि होती है उसको बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। तो इस प्रकार से दुकानों पर बिक्री की इंटरनल चेकिंग चलती है, जिसमें हमें कुछ शर्तें भी ध्यान में रखनी चाहिए। जो कैशियर होता है उसको
आवश्यक अगर उसको छुट्टी की ज़रूरत है तो उसको लीव दे देनी चाहिए। कर्मचारियों का जो काम है उनको बदलते रहना चाहिए। रसीद जो हो हमेशा प्रिंटेड हो, उस पर एक सीरियल नंबर पड़ा होना चाहिए या और उसमें भूल सुधार के लिए सिग्नेचर संबंधित व्यक्ति के होने चाहिए। तो ये थी दुकान पर बिक्री के लिए आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था। अब हम देखते हैं एजेंट द्वारा जो बिक्री कराई जाती है वो कैसे, उसमें कैसे आंतरिक निरीक्षण पद्धति को अपनाया जाता है। आज के व्यवसाय के बढ़ते हुए स्वरूप के कारण क्या होता है, संस्थाओं में जो बिक्री का कार्य है वो एजेंटों से कराया जाता है। ये जो एजेंट होते हैं ना केवल माल का ऑर्डर बुक करते हैं, बल्कि जो पिछले शेष होते हैं उसकी वसूली करना, रिकवरी करना और माल के लिए एडवांस भी प्राप्त करते हैं। इसलिए इनके द्वारा भी राशि में किसी प्रकार के फ्रॉड या एरर्स की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो इसको रोकने के लिए भी हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है। भावी प्रतिनिधि द्वारा ग्राहक से पिछला बकाया या कोई एडवांस प्राप्त किया है तो वो कस्टमर को उसकी एक कच्ची स्लिप दे दी जाती है जिस पर लिखा होता है कि इसकी जो पक्का बिल है, पक्की रसीद है, उसको जो प्रधान कार्यालय होता है हेड ऑफिस, उससे कितने दिन बाद प्राप्त होगी। यदि उस स्थिति तक उसको पक्की रसीद नहीं मिलती है तो ग्राहक जो होता है वो जो हमारा व्यवसाय है, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से आके कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है। भावी जो प्रतिनिधि होते हैं उसको ये आदेश होता है कि वह जब कस्टमरों से अमाउंट रिसीव करे किसी भी माल का तो उसे अगले दिन बैंक डाटा बनवाकर या एक स्टेटमेंट लगाकर जिसमें ये लिखा हो कि राशि किस किस कस्टमर से मिली है कार्यालय को भेजनी चाहिए। साथ ही ये भी निर्देश देना चाहिए कि इसमें खर्चे और कमीशन की राशि इसमें से न काटें। एजेंट द्वारा भेजा गया विवरण पत्र के आधार पर प्रधान कार्यालय के जो लेखे हैं वो किए जाते हैं। पक्की जो छपी हुई रसीद होती है वो प्रधान कार्यालय द्वारा कस्टमर को भेजी जाती है। इस छपी हुई रसीदों के प्रतिपण से रोकड़ बही का मिलान कर लिया जाता है। एजेंट द्वारा की गई बिक्री और प्राप्त राशि की समय समय पर प्रधान कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारियों के माध्यम से जांच की जानी चाहिए। संस्थान के लेखा विभाग द्वारा ग्राहकों को टाइम टाइम पर विवरण पत्र भेजते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें ये पता चलता रहता है कि किस कस्टमर से कितना अमाउंट लेना है, कितनी राशि लेनी है। एजेंट द्वारा अगर कोई गड़बड़ी की गई है तो उसका भी हमें पता चल जाता है। समय समय पर एजेंटों का हमें ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर उनको ट्रांसफ़र करेंगे तो इस प्रकार से हम कोई अगर वो फ्रॉड करते हैं तो उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। साथ ही इससे एजेंट की क्या एफिशिएंसी है इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डाक द्वारा बिक्री में क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है। आज के समय में हम देखें तो डाक द्वारा भी व्यापार का स्कोप काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इस विधि के द्वारा की गई जो बिक्री होती है उसकी सफलता एक संस्था को तभी मिल सकती है जब वह आंतरिक निरीक्षण की किसी पद्धति को अपनाए। जो माल डाक द्वारा बीबीपी से बेचा जाए उसका लेखा एक अलग रजिस्टर में मेंशन करना चाहिए जिसमें कस्टमर का क्या नाम है, उसका एड्रेस, जो उसने गुड्स ख़रीदा है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, माल को भेजने की और ऑर्डर प्राप्त करने की जिस पे तारीख लिखी होनी चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए। जो बीपीपी ग्राहकों द्वारा छुड़ा ली जाती है उनकी राशि प्राप्त हो जाती है। डाक द्वारा प्राप्त रकम रोकड़ बही में इस प्रकार से लिखें जिससे हम ये जान सकें कि डाक द्वारा रकम प्राप्त हो चुकी है। इसका पूरा विवरण बीपीपी रजिस्टर में नोट किया जाना चाहिए। जब बीपीपी ग्राहकों द्वारा नहीं छुड़ाई जाती तब ये माल डाकखाने द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है। वापस आए माल का लेखा रजिस्टर में हमें मेंशन कर लेना चाहिए।
डाक द्वारा माल भेजने में संस्था अधिकतर एक निश्चित राशि ग्राहक से एडवांस के रूप में मांगती है। तो इस एडवांस राशि के संबंध में भी जो बीपीपी रजिस्टर है उसमें विवरण होना उसका ज़रूरी है। बीपीपी रजिस्टर की जांच किसी उच्च अधिकारी से करवानी चाहिए। रोकड़ पुस्तक में बीपीपी के संबंध में किए गए लेखों की जांच जो बीपीपी रजिस्टर तथा आदेशों से कर लेनी चाहिए, जो भी हमें आदेश प्राप्त हुए हैं। यदि किसी संस्थान में बड़े पैमाने द्वारा डाक द्वारा बिक्री होती है तथा आदेश के लिए विज्ञापन भी जरूरी है। अगर विज्ञापन किया गया है और विज्ञापन पर अधिक व्यय हो जाता है तो इस राशि को कई वर्गों में बांट देना चाहिए जिससे उचित लाभ प्राप्त हो सके। तो इन तरीकों से यदि नकद बिक्री के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई जाती है तो ये निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि काफ़ी सीमा तक जो भी छल कपट होते हैं, गबन होते हैं, उनको रोका जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार से हम एजेंटों की कार्यकुशलता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि द्वारा बिक्री की सफलता एक संस्था को तभी मिल सकती है जब वह आंतरिक निरीक्षण की किसी पद्धति को फॉलो करे। इसलिए नकद बिक्री के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को अपनाया जाना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार के छल कपट या गबन को ना होने दिया जाए, उसको प्रॉपर रूप में रोका जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।